हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब बढ़िया, कुशल मंगल, सब खैरियत से है ना। तो आइए सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग को याद होगा हम लोगों ने इसके ठीक पहले वाले वीडियो में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ा हुआ है, गुणित अनुपात के नियम। तो स्वाभाविक तौर पे अगला नियम क्या है, हमने लिख दिया है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तो कलम कॉपी निकालिए, हो जाइए तैयार एक प्यारे से खूबसूरत से नियम को जानने, समझने और पढ़ने के लिए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये जान लिया जाए कि इस नियम का किसने प्रतिपादन किया, और फिर उसके बाद देखते हैं कि नियम क्या है। तो एक प्यारा सा नाम है रीचर नाम के साइंटिस्ट ने इसका प्रतिपादन किया हुआ है। दिस लॉ was given by रीचर। इसमें कुछ नहीं रखा हुआ कि इसको किसने प्रतिपादित किया, बात है कि ये क्या है। तो ये समझा जाए, है ना तैयार, बहुत ही सरलता से समझेंगे। हाँ, व्युत्क्रम अनुपात के नियम को लिखने में, बोलने में आपको लगेगा कि बहुत बड़ा है, लेकिन समझने में बहुत छोटा, बहुत प्यारा है। आप देखिए, इसे समझने के लिए स्टूडेंट्स हमने वो तत्व ए, बी और सी हमने तत्व लिए, जिसको हमने ए पर रखा यहाँ, ये है बी और ये है सी। इस ए बी सी में से जो एक की मात्रा है ये निश्चित है, इसकी मात्रा बिल्कुल क्या है, तो निश्चित है स्टूडेंट, फिक्स है। और बी और सी की जो मात्रा है वो निश्चित नहीं है, वो भिन्न भिन्न है। तो ये एलिमेंट है, तो ए और बी अभिक्रिया करके ए बी बनाएंगे ना, ए और सी मिलके ए सी तो बना देंगे, और आपस में जब अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, बी सी बनाएंगे। जानते हैं स्टूडेंट नियम क्या है, नियम कह रहा है कि इसमें से देखो कि ए निकाल दो, ये ए, तो बच गया कौन सी, यहाँ पर बी और सी। तो ये जो दो कंपाउंड्स बने, इसमें से बी सी का अनुपात, बी अनुपात सी, मतलब उसके द्रव्यमान का अनुपात, ध्यान रखिएगा, बी अनुपात सी कहने का मतलब बी और सी के द्रव्यमान का अनुपात वही होगा जो इस यौगिक में बी और सी के द्रव्यमान का अनुपात होंगे, अथवा उसका सरल गुणक होगा। सिंपल लिखते हैं, एक रियल के एग्जाम्पल से समझाते हैं, आपको देखिएगा कितना आसानी से समझ में आएगा। तो देखिए क्या है, दो भिन्न द्रव्यमान वाले तत्व या विभिन्न द्रव्यमान वाले दो तत्व एक निश्चित द्रव्यमान वाले तत्व से रासायनिक अभिक्रिया करता है, और कितने यौगिक बनाता है, दो अलग अलग यौगिक का निर्माण करता है, और पुनः ये आपस में अभिक्रिया करके भी एक तीसरा यौगिक बनाता है। तो ये जो दो यौगिक है ना, उसमें विभिन्न द्रव्यमान वाले का अनुपात वही रह जाता है जो तीसरे जो यौगिक हैं उसमें तत्वों के द्रव्यमान के या तो अनुपात के बराबर होगा, नहीं तो उसके सरल गुणक होगा। तो आइए लिखते हैं, लिखने से और ज्यादा क्लियर होगा। देखिए, दो भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाला तत्व जब एक निश्चित द्रव्यमान वाले तत्व से अभिक्रिया करते हैं, तो दो विभिन्न यौगिक का निर्माण करते हैं। पहले यहां तक के लाइन को समझ लिया जाए स्टूडेंट, और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, करते हैं। आपने लिखा कि दो भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाला तत्व, जैसे बी और सी भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाला तत्व,
अभिक्रिया करके तीसरे निश्चित द्रव्यमान वाले तत्व ए से अभिक्रिया करता है। तो कितने यौगिक बने? 2 AB और AC। तो कह रहा है कि दो गो कोई तत्व रहे, एकदम दो तत्व, एकदम ध्यान देना है, दो तत्व दोनों का द्रव्यमान भिन्न भिन्न हुआ है, विभिन्न द्रव्यमान वाला है, और ये दोनों अभिक्रिया करके तीसरे तत्व से, दोनों अलग अलग, ये भी ए भी आया तीसरे के पास, ए भी आया अलग अलग, और तीसरा का द्रव्यमान फिक्स है, माने उस ए ने जो बी से भी अभिक्रिया किया एकदम अपना ए वही द्रव्यमान लेके आया जो सी के साथ जब अभिक्रिया किया तो द्रव्यमान लेके आया। तो तीसरे का द्रव्यमान क्या है? निश्चित है। और इस तरह से कितने यौगिक बनते हैं? 2 यौगिक का निर्माण करते हैं। तथा विभिन्न द्रव्यमान वाला तत्व, विभिन्न द्रव्यमान वाला तत्व आपस में, समझ रहे हैं, आपस में अभिक्रिया कर एक तीसरे यौगिक का निर्माण करते हैं। तीसरे यौगिक का निर्माण करते हैं। आप यहाँ तक मुझे यकीन है बिल्कुल समझ रहे हैं। ये तीसरे जो है ना बी और सी मिलकर के यौगिक बने, देखिए ए बी, ए सी और बी सी, तीसरे यौगिक के निर्माण करते हैं। तो अब क्या है, दो भिन्न यौगिक में, दो जो ये यौगिक हैं इसमें विभिन्न तत्वों, विभिन्न जो तत्व हैं, द्रव्यमान वाले जो तत्व हैं, इनके द्रव्यमान का अनुपात वही है जो इसमें है। तो कैसे लिखेंगे? निर्माण करते हैं तो दोनों यौगिकों में विभिन्न द्रव्यमान वाले तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात, तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात तीसरे यौगिक के, तीसरा का यौगिक कौन है बोलिए? BC। तीसरे यौगिक के तत्वों के द्रव्यमान के अनुपात के क्या होगा? बराबर या सरल गुणक अनुपात में होगा, बराबर या सरल गुणक अनुपात में होता है। मैंने कहा था स्टूडेंट लिखने में थोड़ा लंबा है, लेकिन पता नहीं मुझे बार बार ये हमारे दिमाग में चल रहा है कि आप इसको समझ रहे हो। 3 तत्व हैं, 3 में से 2 तत्व का द्रव्यमान भिन्न भिन्न है, तीसरे तत्व का द्रव्यमान निश्चित है। दोनों जो भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाले जो तत्व हैं ये बारी बारी से दोनों निश्चित द्रव्यमान वाले तत्व से अभिक्रिया करते हैं और 2 गो यौगिक बना देते हैं। बन गया AB और AC। और ये पुनः चूंकि अभिक्रिया जब A से कर सकते हैं, ये B A से कर सकता है, C जब A से कर सकता है तो आपस में भी तो कर सकता है। तो जब ये आपस में अभिक्रिया करते हैं तो यहीं पर रूल है कि ये जो यहाँ पर B और C के द्रव्यमान का अनुपात है वही अनुपात यहाँ पर भी B और C का होगा, अथवा उससे अलग भी हो सकता है, लेकिन उसका जो अनुपात है वो सरल गुणक में ही होगा। आप बात में समझ में आया? माने आप समझ जाइए कि 2 गो दोस्त हैं,
एक तीसरे व्यक्ति के साथ बिजनेस करते हैं। तीसरा व्यक्ति कहा कि भाई आपके साथ भी हम उतना ही पैसा लगाएंगे जितना कि इनके साथ लगाएंगे। ये दोनों राजी हो गए कि भाई चलो तुम हमारे साथ उतना ही पैसा लगाओ जितना कि इनके साथ। बिजनेस तैयार हो गया। फिर बाद में आया दिमाग की नहीं भाई, क्यों ना हम लोग आपस में भी पैसे लगा के बिजनेस करें। तो इस तरह से ये आपस में भी लगाते हैं पैसा और बिजनेस करते हैं। तो आपस में उतना ही लगाएंगे कि जितना कि एक के साथ लगाए थे, अथवा उससे अलग भी लगा सकते हैं, लेकिन उनका अनुपात क्या होगा? तो सरल गुणक अनुपात होगा। यही तो रूल है। इसको समझने के लिए एक वास्तविक एग्जाम्पल की जरूरत है। मन एक तरह से समझिए कि एक सवाल की जरूरत है जिससे हम इसको समझे बेहतर तरीके से। तो पहले आप इसको नोट करिए और फिर मैं आपको उदाहरण देता हूं, आपको जरूर समझ में आएगा। आइए स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ जो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है उसको थोड़ा सा और बेहतर एक एग्जाम्पल से समझें। हमारे पास एक तत्व है हाइड्रोजन। यह कार्बन के साथ अभिक्रिया किया और एक यौगिक बनाया CH4। फिर यही हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया और एक यौगिक बनाया H2O। अब क्या है कि ये कार्बन और ऑक्सीजन भी आपस में अभिक्रिया किए और एक यौगिक बना दिए CO2। इसमें H का जो द्रव्यमान है वो निश्चित है, बाकी कार्बन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान भिन्न है। तो इसका द्रव्यमान क्या है? तो निश्चित है। माने आपको ये मात्रा द्रव्यमान क्या है? तो द्रव्यमान जो है ये है निश्चित। तो जरा देखते हैं हम लोग, ये जो निश्चित मात्रा है इसकी द्रव्यमान जो निश्चित है, क्या ये व्युत्क्रम अनुपात के नियम का पालन कर रहा है या नहीं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। CH4 में स्टूडेंट्स क्या हमको प्रूव करना है कि देखिए यहाँ पर नीचे दोनों में हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान निश्चित रहेगा। भिन्न भिन्न तत्व कौन है? तो कार्बन और ऑक्सीजन है। तो कार्बन ऑक्सीजन का द्रव्यमान यहाँ पर वही द्रव्यमान का अनुपात वही होगा जो इसमें होगा, अथवा उसके सरल गुणक होगा। तो देखते हैं CH4 में C बराबर कितना है? तो 12 ग्राम। 12 ग्राम है ना। ये अनुपात ही लिख देते हैं, यहाँ पर ग्राम इकाई वर्ग कुछ नहीं लिखते हैं। और H कितना है? तो देखिए ये है 4 ग्राम। अब आइए लिखिए H2O में। H2O में एक सेकेंड स्टूडेंट चौक ले ले। ये देखिए H2O में H, पहले H देखिए कितना है? तो H है 2 ग्राम। 2 ग्राम पर मोल होता है, हमने 2 ग्राम लिया, लिखा, बस हमको केवल मात्रा से मतलब है। और ऑक्सीजन कितना हो गया? ऑक्सीजन हो गया 16। अब देखना है मुझे कि दोनों में तो निश्चित ही है ना, इसी के लिए मैंने चौक लिया था ताकि आपको दिखा सकें। यह 4 है। अब यहाँ पर तो दोनों अलग अलग द्रव्यमान हो गया। यहाँ 4 है और देखिए 2। तो ऐसा करते हैं कि इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 हुआ ना, तो उसी में अकेले तो नहीं कर सकते, इसमें भी करना होगा। तो कितना हो जाएगा? ये 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर भी, तो हो गया ये 32। अब देखिए इसमें भी कार्बन जो है 4 यूनिट हो गया, यहाँ पर भी 4 हो गया। अब देखते हैं कि इसमें जो अलग अलग जो तत्व हैं ऑक्सीजन, और इसलिए ऑक्सीजन और कार्बन के द्रव्यमान का अनुपात जो विभिन्न तत्व हैं, तो कितना है स्टूडेंट्स? यहाँ कार्बन है 12 और ऑक्सीजन है 32। तो ऑक्सीजन ही अगर पहले लिख दिए हैं तो ऊपर लिख देते हैं ये 32/12। अब यही अनुपात इसमें होना चाहिए। तो आइए देखते हैं एक बार फिर से। CO2 में कार्बन कितना होता है? 12 है और ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रहा है 32। ये तो हम क्लियर है, इसलिए लिख सकते हैं O/C कितना? 32/12। तो देखिए तो ये दोनों क्या हैं? इसमें
इस यौगिक और इसमें जो ऑक्सीजन और कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वही तो इसमें है ना। तो यही तो प्रूफ करना था आपको कि जो ये तीसरा यौगिक बना, इस तीसरे यौगिक में तत्वों का अनुपात, तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात वही रह जाएगा जो जो विभिन्न दो यौगिक बना था उसमें तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि अतः व्युत्क्रम अनुपात के नियम क्या है, सही है। अब कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, केवल ये नहीं, कोई भी उदाहरण लीजिएगा, हमेशा याद रखिए यहाँ पर एक तत्व है, मान लीजिए कि P है, X और Y से अभिक्रिया किया, ठीक है, यहाँ पर एक XP बनाया और यहाँ पर YP बना और ये XY बना। तो नियम कहता है यहाँ पर कि आपको क्या प्रूफ करना होगा कि इन यौगिकों में यहाँ पर ये जो X और जो Y है इसका अनुपात वही होगा जो यहाँ पर X और Y का अनुपात होगा या उसके सरल गुणक अनुपात में होंगे। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि लॉ ऑफ व्युत्क्रमण अनुपात का जो नियम है आप समझ रहे होंगे। फिर हमारी और आपकी भेंट होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।